Hello students, a very good morning to all of you and welcome again history classes. Students, we discuss about our chapter Industrial Revolution class 11th history. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या कॉजेस थे उसके वहां से स्टार्ट होने के, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या क्या इन्वेंशन हुई इस टाइम पीरियड के दौरान, और उसके बाद कहाँ कहाँ तक ये जो रिवोल्यूशन थी कौन कौन से कंट्रीज में फैली, क्या क्या रीजन थे इसके और क्या क्या इन्वेंशन हुए थे। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। इंग्लैंड में मैंने आपको बताया था कि क्या कारण थे सबसे पहले इंग्लैंड में स्टार्ट होने के। उसके बाद मैंने आपको बताया था दो फेजेस के, एक तो इंग्लैंड में जब स्टार्ट हुई, उसके बाद जब ये वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज थे उसमें स्प्रेड हुई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग इन्वेंशन हुए थे इस दौरान। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोयले का, कि जो डर्बी फैमिली थी उन्होंने कोयले के फील्ड में बहुत सारे इन्वेंशन किए, जिससे कोयले को यूज करना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही इजी हो गया था। सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, यानी कि क्लॉथ मेकिंग जो प्रोसेस थी, कपड़ों को बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें किस प्रकार से इन्वेंशन हो रहे थे कॉटन की स्पिनिंग में और वीविंग में। स्पिनिंग और वीविंग क्या होता है कि जब आप कपड़ों को बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें जो कताई का बुनाई का काम होता है वो होता है आपका स्पिनिंग एंड वीविंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले इंग्लैंड में जो कॉटन आती थी वो इंडिया से लेके जाते थे। वो क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन का कॉलोनी बना हुआ था उस टाइम पीरियड के दौरान इंडिया, और वहां पर क्या हो रहा था कि इंग्लैंड इंडिया से सारा का सारा जो कॉटन की यहाँ पे फसल उगाते और यहाँ से क्या करते हैं उसको ब्रिटेन में लेकर जाते थे। तो जो कपड़े बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था, वो कहाँ से जा रहा था? इंडिया से जा रहा था, इंग्लैंड में। रॉ कॉटन इम्पोर्टेड एंड फिनिश्ड क्लॉथ वॉज एक्सपोर्टेड। इसमें क्या होता था कि वो रॉ मटेरियल तो इंडिया से लेके जाते और साथ में वहां पर क्या करते, उसको फिनिश्ड यूज में चेंज करते थे, या वहां पे कपड़े तैयार करते, तैयार माल को कपड़ों में चेंज करते और फिर वापस ले जाके डबल प्राइस में वहां पे इंडिया में बेच देते थे। तो यही एक प्रोसेस है कि जब इंग्लैंड के जितने भी कॉलोनी थे, जितने भी उपनिवेश थे, सारों से वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेनिफिट ले रहे थे। तो उसके बाद इंपोर्ट करते कॉटन इंडिया से और एक्सपोर्ट करते अपना जो फिनिश्ड गुड था वो इंडिया में। इसी प्रकार से इन्वेंशन हुए इन कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री में कौन कौन से इन्वेंशन हुए जिससे कपड़े बनाने का, काटने का, सूत बुनाई का काम जो था, वीविंग का था, क्लोथिंग का था, वो बहुत इजी हो गया था। क्योंकि इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो इन्वेंशन हुए थे उस टाइम पीरियड के दौरान लोग क्या कर रहे थे कि ये प्रोसेस थोड़ी सी कम थी, थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब नए नए इन्वेंशन हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, तो उसके बाद जो सारा का सारा काम था बहुत ईजी हुआ था। तो देखते हैं कि कौन कौन से इन्वेंशन हुए थे। द फ्लाइंग स्टल। फ्लाइंग स्टल का इन्वेंशन किसने किया था स्टूडेंट्स? जॉन केनी। ये सारे के सारे जो इन्वेंशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके, जॉन केनी। और कब किया था? 1733 में। इससे इन सारे इन्वेंशन से कपड़ों की वीविंग का, स्पिनिंग का, थ्रेडिंग का जो भी काम था वो सारा का सारा बहुत ही इजी हो गया था। तो सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ था फ्लाइंग स्टल, जॉन केनी किया था 1733 में। सेकेंड इन्वेंशन स्पिनिंग जेनी का, जेम्स हारग्रीव्स ने। स्पिनिंग जेनी में जो कताई का काम होता है, वीविंग का काम होता है आपका, वो बहुत इजी हो जाता है, और ये हुआ था 1765 में। थर्ड वाटर फ्रेम, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने इन्वेंशन किया था वाटर फ्रेम का 1769 में। उसके बाद आता है म्यूल का सैमुअल क्रैम्पटन। सैमुअल क्रैम्पटन ने इन्वेंशन किया था म्यूल का 1779 में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ये इन्वेंशन है कॉटन इंडस्ट्री में। उसके बाद आता है एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था 1787 में। एक बार दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ मैं आपको। जॉन के फ्लाइंग स्टल 1733, जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था स्पिनिंग जेनी का, स्पिनिंग जेनी 1765 में। उसके बाद रिचर्ड आर्कराइट वाटर फ्रेम, उसके बाद 1769 में, और 1779 में सैमुअल क्रैम्पटन ने किया था म्यूल का इन्वेंशन, पावर लूम का इन्वेंशन एडमंड कार्टराइट ने।
कब किया था? 1787 में। तो ये सारे इन्वेंशन थे जिससे रिवोल्यूशन आई कॉटन इंडस्ट्री में। इनसे क्या हुआ? कपड़ों को बनाने का जो काम था, उनकी बुनाई का काम था, वीविंग का काम था, स्पिनिंग का काम था, जो भी काम था कॉटन इंडस्ट्री का, इन सारे के सारे इन्वेंशन से क्या हुआ कि वो काम बहुत ही इजी तरीके से होने लग गया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टीम पावर की, भाप के इंजन की। नेक्स्ट इज स्टीम पावर। स्टीम पावर फर्स्ट यूज्ड इन माइनिंग इंडस्ट्रीज। भाप के इंजन का जो प्रयोग होता है, स्टीम पावर का जो यूज होता है, वो माइनिंग इंडस्ट्रीज होती है, जो खनन का काम होता है। माइनिंग करते हैं जब आप खानों से कोई ना कोई मटेरियल वहां से बाहर निकालते हो, तो वो होता है माइनिंग का। माइनिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है स्टीम पावर। और स्टीम इंजन का सबसे पहले इन्वेंशन करने वाले थे जेम्स वोट। जेम्स वोट से पहले न्यूकोमन थे जिन्होंने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा काम किया था, बट वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। न्यूकोमन ने सबसे पहले स्टीम इंजन बनाया था। उसके बाद जब ज्यादा प्रोसेस उसकी चली नहीं, ज्यादा इन्वेंशन को लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो जेम्स वोट ने उसी चीज में सुधार किए और फिर एक न्यू क्या बनाया? स्टीम इंजन बनाया था। तो इस स्टीम इंजन सबसे पहले अगर नाम आता है कि सबसे फर्स्ट किसने बनाया? न्यूकोमन ने बनाया था। और उसमें सुधार करके एक कह सकते हैं कि कंप्लीट इन्वेंशन का जिसको नाम दिया जा सकता है, वो किसने किया था? जेम्स वोट ने। और किसमें यूज होता था ये? सबसे पहले सबसे ज्यादा माइनिंग इंडस्ट्रीज में। 18th सेंचुरी का जो एंड था, टाइम पीरियड था, उसमें स्टीम इंजन वाज बिगिनिंग टू रिप्लेस हाइड्रोलिक पावर। हाइड्रोलिक पावर पहले यूज होती थी माइनिंग इंडस्ट्रीज में, और उसका स्थान लेने लग गए कौन? स्टीम इंजन। उसके बाद इन्वेंशन इन स्टीम पावर इंडस्ट्री। अब उसके बाद आता है कि स्टीम पावर इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों ने अलग अलग इन्वेंशन किए, अलग अलग खोजें हुई स्टीम इंजन के ऊपर। और वो इन्वेंशन किस किसने किए? तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंटर और इन्वेंशन। जेम्स सेवरेज। सबसे पहला जो मॉडल बनाया गया था वो जेम्स सेवरेज ने बनाया था। मॉडल स्टीम इंजन कॉल्ड द माइनर्स फ्रेंड इन 1698। इन्होंने बनाया था, बट वो थोड़ा सा काम हुआ था 1698 में। और इनके जो स्टीम इंजन को नाम दिया गया था वो था माइनर्स फ्रेंड, यानी कि खानों में जो काम करने वाले लोग थे उनके फ्रेंड के रूप में। सेकेंड इन थॉमस न्यूकोमन। इन्होंने स्टीम इंजन बनाया, मैंने आपको बताया था। स्टीम इंजन इन्होंने बनाया, बट इसमें ज्यादा सुधार करके इसको कंप्लीट कह सकते हैं किसने किया था? जेम्स वोट ने। एडवांस स्टीम इंजन, जिसका सबसे ज्यादा माइनिंग इंडस्ट्रीज में और बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होने लगा था, वो स्टीम इंजन किसका बनाया हुआ था? जेम्स वोट का। तो ये इन्वेंशन हुए थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कॉटन इंडस्ट्री में कौन कौन से इन्वेंशन हुए जिससे कॉटन इंडस्ट्री प्रोग्रेस की तरफ गई और उसको रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया स्टीम पावर के रूप में। स्टीम पावर में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ। कौन कौन से इन्वेंशन किस किसने किए थे ये बताया, जिससे किसमें प्रोग्रेस हुई? माइनिंग इंडस्ट्रीज में। अब जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं कि उसके जो भी वहां पे गुड्स बन रहा है, सामान बन रहा है, उसको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, इसके लिए भी सारी चीजों की जरूरत होती है। इनकी सारी चीजों की जरूरत के लिए अब आगे आगे इस तैयार माल को कहाँ से कैसे लेके जाया जाए, किस वे से लेके जाए। हम ट्रांसपोर्ट का कह सकते हैं, आप इसको रेलवेज का कह सकते हैं, क्योंकि एक जो पार्टिकुलर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो इसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो वो सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या होगा? उसके लिए अलग अलग रास्ते देखे जाएंगे और इन अलग अलग रास्तों के लिए इन्वेंशन होने लगे। आगे अच्छे अच्छे बनाने के लिए कैनल्स बनाई जाएंगी और रेलवेज का इनका एक्सपेंशन होने लगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें कैनल्स की, नहरों के विकास की। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट था वो आपको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट भी है हमारा, साथ में वहां पे रेलवेज का भी, साथ में कह सकते हैं कि जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है। बट ये सारे के सारे सफिशिएंट उस टाइम पे नहीं थे बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण, क्योंकि जो तैयार माल का जो मात्रा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो इसके लिए क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट के भी इन्वेंशन में उसको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छा बनाए जाने की तरफ काम किया जाने लगा। तो सबसे पहले वहां पे नहरों का विकास किया गया। कैनल ट्रांसपोर्ट कोयल टू सिटीज। अब जो कैनल थी उसका यूज किस लिए हो रहा था कि जो सिटीज से कोयल वगैरह था या सिटीज में जहां पर भी इंडस्ट्रीज सेटल थी वहां पे कोयले को ले जाना एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि सारा का सारा काम जो था वो रोड ट्रांसपोर्ट से नहीं कंप्लीट हो रहा था।
तो इसके लिए क्या गया कि नहरें भी बनाई जाने लगी कि ताकि इंडस्ट्रीज में जो कोयल है वो वहां पे पहुंच सके। अब उसके बाद बर्मिंघम योवन इट्स ग्रोथ ऑफ ए कैनल सिस्टम कनेक्टिंग लंदन। अब जो मैंने आपको एक सिटी बताया इंग्लैंड का बर्मिंघम, ये क्या था कि इसने अपनी ग्रोथ इसी बेस पे की थी, कैनल सिस्टम के बेस पे, और ये साथ में जाके कनेक्ट हुआ था लंदन से। किस बेस पे कनेक्ट हुआ था? बर्मिंघम जो था उसने कैनल बेस के ऊपर, जो लंदन उस टाइम में मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कह सकते हैं कि मिड था, उसके साथ जाके खड़ा हुआ। किस चीज के बेस पे? कैनल सिस्टम के बेस पे, कि जो नहरों का विकास था उसी के बेस पे बर्मिंघम ने कनेक्ट किया अपने आप को लंदन के साथ। लंदन क्या था आपको पता है कि ट्रेड का सबसे मेन सेंटर था उस टाइम पे इंग्लैंड में। अब जब सबसे पहले बात आती है कि जब नहरें बनाई जाने लगी तो सबसे फास्ट भी तो कैनल का जो कंस्ट्रक्शन था वो किया गया होगा, उसको बोला गया वर्सले कैनल। वर्सले कैनल सबसे पहले बनाई गई थी 1761 से 1772 टाइम पीरियड के बीच में जेम्स ब्रिंडले। सबसे पहले नहर का निर्माण करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले का नाम था जेम्स ब्रिंडले। अब इसके बारे में एक और बात यह है कि जो जेम्स ब्रिंडले था वो बिल्कुल ही निरक्षर था, इलिटरेट था, अनपढ़ था कह सकते हैं, लेकिन उसका जो ह्यूमन बीइंग था वो इतना ज्यादा पावरफुल था, उसकी जो पावर ऑफ सेंस थी कि उसने सबसे पहले नहर का पूरा स्ट्रक्चर बनाया, पूरा का पूरा उसके ऊपर काम किया। और सबसे पहले देखो अब नाम आता है सबसे पहले इंग्लैंड में जब कैनल का, तो कैनल सबसे पहले बनाई किसने? जेम्स ब्रिंडले ने। और ये टाइम पीरियड था 1761 से लेके 1772 तक। अब इसके बाद जब नहर सबसे फर्स्ट बन गई और इससे लोगों को लगने लगा कि बहुत इजीली काम हो रहा है, तो क्या हुआ कि वहां के लोगों को कैनल मेनिया हुआ। कैनल मेनिया क्या होता है कि आपके ऊपर एक सनक सवार हो जाती है, आप उस चीज के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो वहां पे लोगों ने किसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया? कैनल मेनिया बोला जाता है इसको। किसके ऊपर फोकस करना शुरू किया? कैनल्स के ऊपर। कैनल्स का कंस्ट्रक्शन करने लगे, वो बहुत ज्यादा नहरें बनाने लगे। और ये टाइम पीरियड था इनका 1760 से लेके 1790 तक का टाइम पीरियड था। इसके दौरान 81 लॉज बनाए गए। वहां पे इंग्लैंड में 81 ऐसे कानून बनाए गए जिनके कारण नहरों का ज्यादा से ज्यादा वहां पर बनाया जाना पॉसिबल हो पाया। यानी कि वहां पे 81 लॉज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि इस टाइम पीरियड के दौरान किसी भी एक काम को करने के लिए आप अपने कंट्री में 81 लॉज को वहां पे अप्लाई करते हैं। तो 81 ऐसे लॉज बनाए गए कि जिनसे परमिशन मिल गई किसको? कैनल को बनाने की। तो यही एक टाइम पीरियड था 1760 से लेकर 1790 तक का, जिसके दौरान क्या हुआ कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जो कैनल सिस्टम था वो डेवलप हो गया था। तो ये सारा हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से जो कॉटन स्पिनिंग और वीविंग इंडस्ट्री थी उसमें इन्वेंशन किस प्रकार से हेल्प कर रहे थे, किस चीज की, इसको प्रोग्रेस की तरफ ले जाने में। दूसरा इन्वेंशन था हमारा स्टीम पावर का। स्टीम पावर किसने इन्वेंशन किया, उसके बाद किस चीज में ये हेल्प कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री में ये अपनी हेल्प दे रहा है, और उसके बाद कैनल्स का बनना इंग्लैंड में। इन टुमारो वी विल रीड अबाउट रेलवेज, ट्रांसपोर्ट एंड द लेबर एक्ट। Okay students, thanks to all.